अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम अपने वर्ड से ही स्टेट कर रहा है कि कोई चीज दैट इज इक्वल। अब इसका क्या मतलब है मिस? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको एक लड़का है, उसके 2 दोस्त है, ठीक है। एक उसको एक हाथ से एक दोस्त खींच रहा है, दूसरा हाथ से दूसरा दोस्त खींच रहा है। अब दोनों दोस्त जो है वो उसके ऊपर कंप्लीटली सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक भी जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा दोस्त भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब दोनों बिल्कुल सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो वो जो लड़का है या वो बंदा जो है वो किस तरफ गिरेगा? भाई ये वो बंदा है, ठीक है। एक बंदा उसको यहाँ से खींच रहा है और एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा है। दोनों पे क्या लग रही है? ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं। ये भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब जब दोनों एग्जैक्ट सेम फोर्स से इसको खींच रहे हैं तो क्या ये बंदा मूव करेगा? नो, ये बंदा मूव नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो गई। मिस क्यों कैंसिल आउट हो गई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो एक हमेशा मेरे पास पॉजिटिव होता है, एक हमेशा मेरे पास नेगेटिव होता है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालती हूँ, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स निकालती हूँ इस बॉडी के ऊपर, इस बंदे के ऊपर, तो टोटल फोर्स में क्या आता है मेरे पास? जितनी भी फोर्सेस होती है उनको ऐड करना पड़ता है। तो एक फोर्स जो है वो कितनी लग रही है? 4, और दूसरी फोर्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन में यानी कि -4 हो जाएगी। तो मैंने लगा दिया -4। तो 4 - 4 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? 0 होता है। तो यानी कि फोर्स लगने के बावजूद वो बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसकी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई है। तो इसको भी मैं क्या बोलती हूँ? इक्विलिब्रियम बोलती हूँ। एक और एग्जाम्पल कि मिस अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो अब क्या करें? अगर बॉडी जो है मूव कर रही है तो आप क्या करें? अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होगा? इक्विलिब्रियम उसके अंदर तब भी हो। कैसे मिस? जैसे आपके पास पंखा है, पंखा चलता है, ठीक है। आपने फैन ऑन किया, फैन को एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपने लगा दिया। अब आपने जिस पर्टिकुलर स्पीड पे फैन को लगाया, तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे फैन उसी तरह घूमेगा, उसी स्पीड से, उतनी ही रोटेशन से, उतनी ही स्पीड से जो है वो घूमेगा। ऐसा है, वो चेंज तो नहीं करता अपनी स्पीड, तो वो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो वो फॉर द अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जो पंखा है वो समझे कि एक
एक ही स्टेट में है तो दैट विल आल्सो बी कॉल्ड इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई बाहर से फोर्स लगी उसका उस पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो एग्जैक्टली सेम ही वेलोसिटी से वो घूम रही है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पे उस पर इफेक्ट होता तो उसकी कोई ना कोई स्पीड में चेंज आ रहा होता, लेकिन कोई इफेक्ट उस पर हो ही नहीं रहा, स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट जीरो हो गया और वो अपनी धुन में जो है वो पंखा चल रहा है, तो यानी दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज मेनली कि कभी अगर किसी चीज पे फोर्स लग रही हो और उसका असर नहीं आ रहा, या फोर्स लग रही हो और फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो, तो उस बॉडी में इक्विलिब्रियम आता है। अब चाहे वो बॉडी मोशन में है या चाहे वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। Forces produce change in translational motion. Therefore, when the net force on the object is zero, the object will either be at rest or move with uniform velocity. जो मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्ट वही बात है। The same is also true for moment of force. Moment of force किसको कहते हैं? टॉर्क को कहते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। Which produces changes in rotational motion. ये पंखे वाली एग्जाम्पल है। Therefore, when the net टॉर्क आ गया, moment of force ही एक ही चीज है। ठीक है, on the object is zero, the object will not rotate or will rotate with uniform velocity. या तो वो रोटेट बिल्कुल नहीं करेगा या रोटेट करेगा with uniform velocity like a fan. ठीक है, so the effect of force is to produce change in translational motion and effect of moment of force or torque is to produce change in rotation motion. मतलब ट्रांसलेशन मोशन में जो है वो फोर्स का क्या इफेक्ट होता है कि वो ट्रांसलेशन मोशन चेंज करे, और मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है कि वो रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज लेकर आए। ठीक है, ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है। अभी इसको और ज्यादा हम क्लियर करेगा। अब एक दफा इसकी डेफिनेशन देखो इक्विलिब्रियम स्टेट की। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस और टॉर्क्स एक्सर्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है आपके पास, बैलेंस हो रहा है। कैंसिल आउट होना या बैलेंस आउट होना एक ही बात है। This means that the net force and torque on the object are zero. This is the main point कि it should be zero. The net force, the total force should be zero. Then the object is said to be in equilibrium. फिर आते हैं conditions of equilibrium. अब conditions of equilibrium कुछ बड़ी बात नहीं, दो ही चीजें हैं। एक में अगर सिंपल फोर्स लग रही है, दूसरे में अगर टॉर्क लग रही है। ठीक है, बस वो क्या होता है कि डिफरेंट टॉर्क्स लग रही हैं डिफरेंट अब पहले फोर्स की बात है कि एक ही ब्लॉक है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से लग रही हैं और वो सारी मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट, यानी कि शर्त ये है कि एफ नेट के लिए जितनी भी फोर्सेस है उनको जब ऐड करो आखिर में उसका आंसर जीरो ही आए। अब जीरो कैसे आएगा, मिस हम तो ऐड करें, कहीं ना कहीं कोई किसी 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 डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो तो माइनस हो जाता है ना, तो वो माइनस होके तो प्लस माइनस माइनस ही हम करते हैं, तो वो इस तरह से आके एट द एंड आंसर जीरो हो जाता है। तो बस शर्त ये है कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। मैथमेटिकली f net is the sum of f1 f2 f3 and up to fn, तो देन ये इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी डेफिनेशन है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, उसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल इसका मतलब ये है। अभी ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है इसको समझने के लिए, तो इसको जो हमने अभी ऊपर समझा है हम उसी को वो करते हैं कि अगर हमारे पास और ये एग्जाम्पल भी सेम वही बात लिखी जो ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर है डेफिनेशन में, कि अगर एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं और वो सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही है और आखिर में उसका आंसर यानी उनके सम का आंसर या उनकी एडिशन करने के बाद इसका आंसर जीरो आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड then the first condition of equilibrium is satisfied। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेम ही चीज होती है बस उसमें टॉर्क आ जाता है, यानी कि अगर जो पंखे की मूवमेंट है वो टॉर्क है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, पढ़ा है ना हमने ये, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, यानी कोई चीज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जब आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो उनका भी आंसर जो है आपस में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपल वही है, सिर्फ फोर्सेस की जगह यहाँ टॉर्क्स आ जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, जो सेकंड कंडीशन है उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। अब क्या मतलब है इसका, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हिच स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, उसका मतलब क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम
the sum of clockwise moments taken about the pivot must be equal to the sum of anti-clockwise moment taken about the same pivot. यानी कि pivot क्या होता है? वो सेंटर पॉइंट जो कि मेल पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये एक्सिस कहलाता है, ठीक है। उस पे जैसे ये पॉइंट, अब ये देखिए ये ट्राइंगल रखा हुआ है ना, और ये आपके पास ये जो स्टिक है वो ये ब्लू कलर की स्टिक रखी है। अब ब्लू कलर की स्टिक कहाँ पे रखी है? इस पॉइंट पर, ट्राइंगल के इस पॉइंट पे। तो दिस इज कॉल्ड इट्स पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इस पिवट पॉइंट के ऊपर वो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई सिचुएशन हो कि अगर मैं दो तरह की इस पे फोर्स वेट्स लगा रही हूँ, अब दो अलग अलग तरह की वेट्स है और मैंने डिस्टेंसेस में फर्क रखा है। अब दोनों अलग अलग तरह की वेट्स और डिस्टेंसेस के होते हुए कि अगर ऐसा हो कि ये नीचे भी आ रही हो, ऊपर भी आ रही हो, यानी कि वो जैसे वो होता है ना, अगर कभी आप लोग चिकन लेने जाएं या कभी कोई ऐसी चीज लेके जाए जो आपको तोल के दे, तो तोल के जब तोलने वाली मशीन में रखते हैं तो जब वेट सकते हैं तो वो फ्रूट्स, अक्सर जब फ्रूट्स हम लेते हैं तो जब वेट करते हैं तो फ्रूट्स आपने बास्केट में रखे और साथ में वेट सके वेट मशीन के, तो वो जब वेट्स और फ्रूट्स जो है वो एक दूसरे को ऊपर नीचे जैसे बैलेंस हो रहे होते हैं ना, जब साइड घूम रहे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये दोनों इक्वल है। ऐसा ही होता है। तो वो जो ऊपर नीचे की वजह से अगर मैं स्टिक के ऊपर सेम चीज कर दूं तो क्या होगा कि मेरे पास एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी आ रही होगी और क्लॉकवाइज मोशन भी, यानी कि एक वक्त में ये डंडा नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, फिर अगर ये डंडा ऊपर जाएगा तो ये डंडा नीचे जाएगा। तो यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट्स हो रही है ना। इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी तो ये क्लॉकवाइज। तो दोनों तरह की मोशंस हो रही है जिसकी वजह से आपके पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट करेगी, और अगर उनका आंसर जो है 0 आता तो यानी कि इट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं, अच्छा अब ये मैं अब यहाँ पे ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी, क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस होता है वो किसका होता है, ऑपोजिट्स का। तो उसका मतलब कि हाँ मैं बताती हूँ पिवट पॉइंट ऑपोजिट का, और जिसका मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्शन भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो एक पॉजिटिव, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन इज नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली उसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कैसे आ रहा है देखो, अब इन्होंने यहाँ पे वो की है, कैलकुलेशन की है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब एक उन्होंने बॉक्स जो है वो रखा है पर्टिकुलर साइज का, और ये बॉक्स का, अच्छा टॉर्क की वो क्या होती है, फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है वैसे तो। एक मिनट, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपके पास एफ इंटू डी। अब यहाँ पे आपके पास फोर्स है, वेट है, तो वेट इज ऑल्सो फोर्स। आपने इसकी जगह डब्ल्यू इंटू डी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम वन, इस ब्लॉक को मैंने 1 नाम दे दिया, इस ब्लॉक को मैंने क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। तो पहले अगर मैं 1 की टॉर्क की बात करती हूँ तो T1 इज इक्वल टू W1 इंटू D1। W1 इसका 4 न्यूटन है, D1 इसका 0.5 मीटर, 0.2 मीटर है। इसको आंसर किया तो आपके पास 0.8 आया। अच्छा 0.8 क्यों आया, प्लस क्यों आया, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज। फिर सिमिलरली दूसरा टॉर्क है, उसके अंदर वेट जो है वो 2 न्यूटन है और डी जो है वो 0.4 न्यूटन है। तो ये भी आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई में तो 0.8 आया, और उसके साथ साइन किस चीज का आया, माइनस का, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब जब दोनों को उन्होंने, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे जो टोटल टॉर्क लग रही है तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 जब यानी नेट टॉर्क अगर मैं निकालती हूँ तो किया तो 0.8 माइनस 0.8, तो ये इज इक्वल टू आंसर आ गया आपके पास क्या, है, ठीक है। अच्छा पिवट पॉइंट की बात है, पिवट पॉइंट क्या होता है कि समझे, ये आपके पास एक स्टिक है, इस स्टिक को मैंने इस पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे रेस्ट किया हुआ है, यानी इस स्टिक को मैं इस पॉइंट पे रखा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका पिवट पॉइंट होगा। अच्छा सिमिलरली अगर मैंने स्टिक को क्या है हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी हाथ जैसा भी, प्लीज डोंट लाफ, अगर इस स्टिक को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये जो अब इसका पिवट पॉइंट क्या होगा, अब ये जो हाथ जिस जगह से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, जहां से ज्वाइंट हुआ हुआ था अदर थिंग, दैट इज बेसिकली कॉल्ड पिवट पॉइंट। यानी अगर वो मूव करेगा तो यहाँ से मूव करेगा, वो इस बीच से तो मूव नहीं करेगा ना, जहां से वो मूव नहीं कर सकेगा वो इसका पिवट पॉइंट कहलाता है,
सिमिलरली 3 और मोर टॉक्स अराउंड अ पिवट और एक्सिलरेटर को आंसर बैलेंस कीजिए, मतलब कि डिफरेंट तरह की जो पिवट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। अब ये आप लोग ये सीसॉ की एक वो है, एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि एक बंदे का जो वेट है वो 200 है और एक का वेट है 250। एक जो है वो 0. इस पिवट पॉइंट से एक का जो डिस्टेंस है वो 0.6 है। अब दूसरे का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका डिस्टेंस, ताकि ये जो टॉर्क है दोनों के वो बराबर हो जाए। सही है, ऐसा वो क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि इन दोनों के टॉर्क आपस में बराबर हो जाए। मतलब इसका यही है कि अगर मैं इन दोनों का फिर सम निकालूं तो एट दी एंड वो दोनों, मतलब कि एट द सम जो ये नेट फोर्स है वो उसकी 0 आए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी एंड टी इज इक्वल टू टी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्वेश्चन एक दफा मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ ताकि ये जो सेम वाली बात है ये हमें समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि कामिल एंड बिलाल आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ एट F9 पार्क इस्लामाबाद। कामिल weighing 250 is sitting at the distance of इतना, at what distance from pivot should बिलाल, किस डिस्टेंस पे बिलाल को होना चाहिए पिवट के, weighing 200 जिसका वजन 200 है, in order to balance this। आप समझ रहे, यानी इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो सेम होना चाहिए, तो यानी मुझे चाहिए क्या कि टी एंड टी इज इक्वल टू टी क्लॉकवाइज, या टी कामिल इज इक्वल टू टी बिलाल। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन दोनों को आपने एज इट इज लिखा पहले तो, उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने टी के की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू के इंटू डी के इज इक्वल टू टी बी की जगह क्या लिख दिया, डब्ल्यू बी इंटू डी बी। अब आपके पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ डी बी नहीं गिवन है ना, तो ये आपको इस जगह इसको यही रखोगे, डब्ल्यू बी यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड हो गया, यहाँ नीचे आ गया, अब इसको आपने शिफ्ट कर दिया, यानी डी बी इधर ले आए, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले आए। अब क्या होगा, आपने डिफरेंट वैल्यूज डाली, जो जो गिवन है आपके पास डीबी आ गया, यानी कि ये वो डिस्टेंस है कि अगर इस डिस्टेंस पे ये बैठेगा तो इनका सीसॉ बैलेंस हो जाएगा, ये हिलेगा फिर नहीं, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्लियर। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम पढ़ने वाले हैं 4.4.3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था, एक तो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था सबसे पहले 4.4 में, फिर उसके बाद एक और लेक्चर था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि यार अच्छा इक्विलिब्रियम में आने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, वो एक लेक्चर था। फिर उसके बाद हमने 4.4.2 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा, जो आपका सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसको हमने है ना डिटेल में पढ़ा, और ये सारी हमने एग्जांपल सब की थी। अब हम आते हैं 4.4.3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हुए आप वो वाले देख लें, क्योंकि अगर आपको इक्विलिब्रियम नहीं पता क्या होता है, टाइप्स तो दूर की बात है ना, पहले आप इक्विलिब्रियम देख लें। हमारे है ना लेक्चर्स पूरी प्लेलिस्ट में है ना चैप्टर 4 के पढ़े हुए हैं। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फेडरल का मार्जिन क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 प्लेलिस्ट, ठीक है, डायनामिक्स 2, तो आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं लेक्चर 1 से लेके एंड तक पूरा। अगर आपने इक्विलिब्रियम वाले नहीं देखे हुए, आप पहले वो वाले देख लें। अगर आपने वो नहीं देखे हुए तो आपको टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं समझ आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के। 2 टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनामिक। अब इनका मतलब क्या है, तो देखिए डेफिनेशन पे बाद में आते हैं। सिंपल आपको है ना, मैं एक एग्जांपल ये देने वाला हूँ। लेट्स से एक चीज है ना आपकी खड़ी हुई है, जैसे जैसे है ना आप क्या करते हो कि ये एक आपका दरवाजा हो गया, ठीक है, और आप है ना दरवाजे के पीछे खड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप है ना धक्का मारने की कोशिश करते हैं दरवाजे को, और फिर ये आपका एक और दोस्त है, वो दरवाजे के आगे खड़ा हो रहा है, ठीक है, और वो भी धक्का मारने की कोशिश करता है। आप दोनों खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे की तरफ कर रहे हैं, दोस्त भी आपका आगे की तरफ कर रहा है, तो है ना दरवाजा हिल ही नहीं रहा। आप कह रहे नहीं मैं पहले अंदर जाऊंगा, आपका दोस्त कह रहे नहीं मैं पहले अंदर जाऊंगा, आप दोनों धक्का दे रहे हो। तो होता क्या है कि लेट्स अज्यूम कि जो फोर्स आप लगा रहे हो लेट्स से 10 न्यूटन की, तो आपका दोस्त भी है ना वही सेम फोर्स दरवाजे पे लगा रहा है 10 न्यूटन की, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि दोनों सेम ही ताकत वाले हैं, ठीक है, आप भले अपने दोस्त से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अभी अज्यूम करें कि है ना दोनों सेम ही ताकत के साथ है ना दरवाजे के ऊपर ऐसे ही है ना धक्का मार रहे हो, सेम फोर्स से ना आप दोनों सेम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन में यहाँ पे लिख लेते हैं, ये याद रखें सेम फोर्स। तो क्या होता है, दरवाजा आपका हिल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि आप दोनों सेम ही ताकत लगा रहे हो।
तो दरवाजा आपका ऐसे ही पूरा अटका पड़ा हुआ है, ना आपका दोस्त अंदर जा पा रहा है ना आप अंदर जा पा रहे हो, कुछ नहीं भाई, दरवाजा ऐसे ही खड़ा हुआ है। क्यों? दोनों आप है ना कभी वही सेम लगा रहे हो। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो जब आपका दरवाजा सेम पोजीशन पे है, वो इसलिए है क्योंकि जो आपकी बैकवर्ड फोर्स है वो किसके बराबर है? वो है आपकी फॉरवर्ड फोर्स के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो बैकवर्ड फोर्स है वो है फ्रंट वाली फोर्स के बराबर। ठीक है, जितनी फोर्स आप आगे लगा रहे हो उतनी आप पीछे ही लगा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दरवाजा हिल ही नहीं रहा। तो जब आपका नॉट मूविंग में आता है, ठीक है, नंबर 1 नॉट मूविंग, कंडीशन 1, और दूसरा आ गया नॉट रोटेटिंग, दरवाजा रोटेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, मूविंग का मतलब आगे पीछे, ठीक है, दरवाजा वहीं पे लटका हुआ है। एक तो आगे पीछे नहीं हो रहा या ऊपर नीचे नहीं हो रहा, उधर ही दरवाजा अटका हुआ है, और दूसरा रोटेट नहीं हो रहा। जब ये दो कंडीशंस होती है ना, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में वही हमने है ना इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, क्लास 9 इंग्लिश में, और उससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। स्टैटिक का क्या मतलब है कि भाई एक ही जगह पे खड़ी रही है। ठीक है, स्टैटिक की हम मीनिंग भी सर्च करेंगे, यहाँ पे आते हैं गूगल पे, ये देखें, लैकिंग इन मूवमेंट, एक्शन और चेंज, मतलब कि खड़ा ही हुआ है, आगे जा ही नहीं रहा, उसी जगह पे अटका हुआ है। कोई तस्वीरें हों यहाँ पे काम की, नहीं स्टैटिक, ये तो करंट वाला आ गया। लेकिन स्टैटिक का क्या मतलब है? एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। जब एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और एक ही जगह पे ही मतलब मूव भी नहीं हो रहा, रोटेट भी नहीं हो रहा, तो उससे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब है कि पॉज। तो आप है ना, लेट्स से अब हम एक ब्लॉक रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर ये फोर्स आई, इसके ऊपर ये आई, इसके ऊपर ये एक फोर्स आई, ऊपर से भी डाल दी, नीचे से भी डाल दी, यहाँ से राइट, हर तरफ से आप फोर्स लगाओ, और अगर ये सेम जगह पे खड़ी नहीं है, सेम पोजीशन, ठीक है, क्या अगेन दो कंडीशंस क्या बताई थी ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, नॉट मूविंग एंड नॉट रोटेटिंग। ये मैं इधर करके लिख लेता हूँ, नॉट मूविंग और नॉट रोटेटिंग। ठीक है, अगर आपका जो ब्लॉक है कुछ भी, ठीक है, इंसान ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, ब्लॉक ले लो, कुछ भी ले लो, फोर्सेस अगर आप लगाते हो और वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ और आगे रोटेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसे हम क्या कहते हैं? आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरह। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब है ना डेफिनेशन पे आते हैं। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब भाई रेस्ट कर रहा है, जैसे आप है ना क्या कहते हैं, अपने बिस्तर पे बैठ के रेस्ट करते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, वैसे ही है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो घोड़े बेच के सो रही है, ना रोटेट कर रही है, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा रोटेट नहीं है मतलब आप बेड पे रोटेट करते हो, नहीं, आप है ना खड़े हुए हैं यहाँ पे एक ही जगह पे, एट रेस्ट है। ठीक है, कब? जब है ना सेवरल फोर्सेस आपके ऊपर एक्ट कर रही हो। ठीक है, जितनी भी फोर्सेस आपके ऊपर आ रही हो, अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो और आप रोटेट ना कर रहे हो, ठीक है, उनका टॉर्क, अगेन रोटेशन किससे आती है? मोमेंट के थ्रू, टॉर्क के थ्रू। जब ये सब जीरो होंगी, आपका जो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी थी ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, कि नेट फोर्स आपकी जीरो होनी चाहिए, मतलब आप जितनी फोर्स लगा दो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, और दूसरा मोमेंट या टॉर्क जीरो होना चाहिए, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ऐसा है और जगह एक ही पे खड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे क्या दे दी आपने, टेबल पे है ना किताब रख ली, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वेट ऐसे यूं नीचे एक्ट कर रहा है किताब पे, ये ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये नए पेज पे आ गए, यहाँ पे हमने क्या ली, ये टेबल ले ली, और ये हमने है ना यहाँ पे किताब रख ली।
किताब अच्छी नहीं बनी, वापसी बनाते हैं हम आपके लिए। तो किताब है ना आपकी यहाँ पे एक पड़ी हुई है, और आपने क्या किया कि किताब का वेट है, ठीक है, किताब का खुद का वेट है W, लेकिन उसके साथ साथ जब किताब टेबल पे है तो टेबल भी एक फोर्स लगा रहा है किताब के ऊपर ऊपर जाने की, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, जैसे हमने डायनामिक्स 1 चैप्टर 3 में पढ़ा था। रिएक्शन फोर्स, एवरी फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स, ये हमने थर्ड न्यूटन के लॉ में पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, कि एवरी फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स। आप दीवार को मारते हो, दीवार भी आपको वापसी मारता है, आप अपने दोस्त को मारते हो, दोस्त भी आपको है ना आगे थप्पड़ मारेगा। वैसे ही, ठीक है, किताब फोर्स लगा रही है टेबल पे, वैसे ही टेबल किताब पे फोर्स लगा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जगह एक ही पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और ना रोटेट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर हम आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का इंग्लिश का अल्फाज, उसका मतलब है क्या? चेंज, ठीक है। तो डेफिनेशन पे बात पे आते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है कि एक ही जगह पे ना एट रेस्ट, बस घोड़े बेच के ना वहां पे है। डायनामिक का मतलब है कि यार वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या मतलब? तो याद करें, जब चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि लेट्स से आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, वो लेट्स से एक जगह से, ठीक है, जैसे ये आपका घर है, घर से है ना स्कूल जाती है लेट्स से, ठीक है, ये है ना एरो में यहाँ से हटा देता हूँ, बट लेट्स से आपकी ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये घर से लेके यहाँ पे आपका घर हो गया और ये हो गया आपका स्कूल, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके घर से लेके स्कूल तक एक सीधा सीधा रास्ता है, जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लें कि है ना, मतलब जादू हो गया और है ना एक सीधा सीधा रोड है, और आप क्या करते हैं, ये गाड़ी है ना आपकी इस रोड पे है, और पूरे रास्ते आपका जो कांटा है ना, जो आपकी गाड़ी के ऊपर स्पीडोमीटर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कांटा आप समझे एक ही है ना, इस 20 किलोमीटर पर आवर की है ना स्पीड पर अटका हुआ है और कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी का कांटा समझे सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की जो कांटे पे है ना उधर ही अटका हुआ है, और है ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। आप समझे घर से लेके स्कूल तक क्या करते हो, सेम ही स्पीड या सेम वेलोसिटी से जाते हो, सेम स्पीड स्लैश वेलोसिटी, ठीक है। आपकी स्पीड चेंज नहीं होती, 20 किलोमीटर पर आवर है सिर्फ। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आपकी जो चेंज इन स्पीड है या वेलोसिटी, वो क्या है, वो जीरो है, मतलब डेल्टा वी आपका जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, डेल्टा वी। तो उसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर आप सेम स्पीड में जाते हो तो आपकी क्या है, a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। टाइम जो भी हो आपका, डेल्टा वी तो आपका सेम है ना। जब स्कूल पे थे तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, घर पे थे तब भी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 माइनस 20 करके जीरो आ गया, जीरो डिवाइड बाय कोई भी नंबर कर लें जीरो आ रहा है, तो आपकी क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, नंबर 1। नंबर 2, वेलोसिटी आपकी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो फोर्स है, हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो गई ना। मास गाड़ी का जो भी हो, लेट्स से 10,000 kg है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आएगा। तो आपके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ये मैं अभी आपको रिविजन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो नेट फोर्स जीरो है। तो याद रखें, हमने क्या पढ़ा था अभी यहाँ पे कि नेट फोर्स जीरो है, ये देखें जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी अब जीरो आया है। कैसे जीरो आया यार, आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, सेम स्पीड है, तो एक्सेलरेशन जीरो है और फोर्स भी जीरो है। क्योंकि फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो है। ये आपका क्या होता है, ये नेट फोर्स होता है, नॉट रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। ये आपका, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्या होता है, आपका नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आपका जो नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि जीरो है, इसका मतलब क्या है
कि वापसी आपका कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली आ गई। लेकिन आप कह रहे हो सर मैं तो एक जगह से दूसरी जगह तो जा रहा हूँ। हाँ आप जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। कैसे? क्योंकि आप स्पीड चेंज नहीं कर रहे। तो इस कंडीशन में आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ रहे हो कि आप मूव तो कर रहे हो, ठीक है, आप मूव कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फ्रंट वाली जो फोर्स है और जो बैकवर्ड वाली फोर्स है वो सेम है। तो उसकी वजह से आप एक्सलरेट नहीं कर रहे, आप ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहे, आपकी वेलोसिटी वही सेम की सेम है। जब ये होता है तो आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो और उसकी वजह से आप क्या कहते हैं, आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, नंबर 1। और नंबर 2, आपकी रोटेशन भी समझे, हमें ना रोटेट नहीं कर रहा, गाड़ी आपकी एक ही जगह पे खड़ी हुई है, मतलब रोटेट नहीं करी, ऐसे है ना कल्टी नहीं खा रही। तो उसकी वजह से आप क्या आ जाते हो, आप आ जाते हो रिजल्टिंग जो आपका फोर्स है जीरो है, तो आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, या मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, हाउएवर यू आर स्टिल मूविंग और रोटेटिंग, ठीक है। आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट मोमेंट या टॉर्क जो भी है आपका जीरो है, लेकिन फिर भी आप मूव या रोटेट कर रहे हो, तो आप किसमें हो, आप आ जाते हो डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्या आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है। थोड़ी सी और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था कि जब आप है ना लेट्स से हवा से छलांग मारते हो, ठीक है, तो आपकी एक्सेलरेशन शुरू में क्या होती है, लेट्स से ये आपका बंदा हो गया यहाँ पे, ठीक है, आप है ना लेट्स से जहाज से है ना पैराशूट लेके है ना छलांग मारते हो, ठीक है, ये जहाज आ गया यहाँ पे, मैं इतना कोई अच्छा जहाज नहीं बना पाऊंगा, लेकिन खैर आपने है ना छलांग मारी पैराशूट के साथ, ठीक है, ये पैराशूट मैंने यहाँ पे छोटा सा लगा दिया। आपकी शुरू में एक्सेलरेशन क्या होती है, 9.81, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नीचे गिरते हैं तो आपके ऊपर है ना क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस लगती है। ये क्या है आपका यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस। तो हवा भी है ना आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। हवा जो कि है आपके ऊपर है ना, ऊपर मतलब आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, हवा कह रही है नहीं आप वापसी ऊपर जाओ, आप नीचे जा रहे हो, वेट आपको नीचे खींच रहा है, हवा आपको ऊपर लेके जा रही है। तो उसकी वजह से कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब आप कुछ टाइम के बाद ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपकी एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाती है, मतलब आपकी जो वेट है W वो किसके बराबर है, वो है एयर रेजिस्टेंस के बराबर, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो जाती है। तब भी आप इक्विलिब्रियम में होते हो, कौन से इक्विलिब्रियम में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये होता है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम वापसी आते हैं यहाँ पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम फिनिशन पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी सेम है, चेंज नहीं हो रही, अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर ऑन द बॉडी, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो और फोर्सेस आपके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, इंजन आगे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन भी लगी हुई है आपके रोड की, ठीक है, हवा की फ्रिक्शन होगी, बहुत सारी फोर्सेस आपके ऊपर एक्ट कर रही हैं, लेकिन आप फिर भी सेम वेलोसिटी से जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो आप किस में आ जाते हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हो, ठीक है। पर डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है कि जब आपकी यूनिफॉर्म लिनियर वेलोसिटी है और आप आगे मूव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ये पैराट्रूपर है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि एक बंदा पैराशूट लेके नीचे गिर रहा है, ये हमने चैप्टर 2 और 3 में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया एग्जाम्पल देके कि जब ये भाई साहब नीचे गिर रहे हैं तो इसका जो वेट है mg वेट, वो किसके बराबर है, एयर रेजिस्टेंस के बराबर। तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन इन भाई साहब की जीरो हो जाती है, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उनकी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो आपका डेल्टा वी होता है वो क्या होता है, वो जीरो ही होता है, ठीक है। ये आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हो गई। आप कुछ भी जिंदगी में एग्जांपल ले लें कि कुछ भी जो आपके हो, लेट्स से आपने है ना एक एयरप्लेन बनाया, पेपर एयरप्लेन, ठीक है, पेपर एयरप्लेन आपने बनाया, ठीक है,
ये इसकी भी है ना पिक्चर हम खोल के देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया पेपर एयरप्लेन, ठीक है, ये आपने पेपर से बनाया, ठीक है, हवाई जहाज, ठीक है, पेपर का। तो ये आपने फेंका और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। आप कुछ भी ले लें और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब डेल्टा वी आपका 0 है, यहाँ पे डेल्टा वी वापसी आपका 0 है, तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है, उसकी वजह से नेट फोर्स आपकी 0 है। जब आपकी जो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, मैं RF लिख लेता हूँ यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स जब ये 0 है आपकी, तो मतलब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपका कौन सा, जब आप मूव कर रहे हैं। फिर आता है दूसरा टाइप, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर क्या है, कहते हैं यूनिफॉर्म रोटेशन। यूनिफॉर्म रोटेशन का क्या मतलब है कि आप सेम रेट से रोटेट कर रहे हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने पंखा घुमाया आपने, ठीक है, आपने अपना पंखा चलाया, ये पंखा आ गया यहाँ पे, ये पंखा तो नहीं लग रहा, सनफ्लावर लग रहा है, लेकिन चले ये समझे आपका पंखा है। आप अंदाजा लगाते हो कि यार 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में ये 10 दफा घूमता है, ठीक है, 10 टाइम्स, ठीक है। इसने है ना रिंगा रिंगा रोजेस किया 10 दफा 1 सेकंड में, और लेट से आप 10 मिनट बाद भी देखते हो कि अच्छा 10 दफा ही ये 1 सेकंड घूम रहा है, या आप 1 मिनट के बाद देखो कि अच्छा ये इसकी रोटेशन जो है वो हम लिख लेते हैं 10 टाइम्स पर सेकंड, ठीक है। रोटेशन स्पीड हम लिख लेते हैं अंदाजन, ठीक है। पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी थी ना, अब इसको हम कह रहे हैं रोटेशन स्पीड, कि यार ये अच्छा 10 फुल रेवोल्यूशंस 10 दफा है ना चक्कर काट लेता है 1 सेकंड में, ठीक है। और आपने क्या किया, 1 मिनट के बाद आया, आपने वापसी काउंट किया और देखा 10 टाइम्स पर सेकंड वापसी आ गया, ठीक है, रोटेशन स्पीड सेम है। तो देखें जैसे आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी वैसे ही आपकी यूनिफॉर्म रोटेशन स्पीड है। अगर आपकी रोटेशन स्पीड सेम रहती है तो आप किस में आते हो, आप आते हो डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि आप रोटेट सेम रेट से कर रहे हो, आपका रेट चेंज नहीं हुआ। अगर आपका रेट 12 टाइम्स पर सेकेंड हो गया 1 मिनट के बाद, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपने आपके ऊपर है ना एक डेल्टा वी जैसे होता है वैसे ही आपका डेल्टा रोटेशनल स्पीड आ गया, कि आपकी रोटेशन स्पीड बढ़ गई, तो उससे आप एक्सलरेट करते हो। जैसे ये है ना एक्सलरेशन आई, तो मतलब आपके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लगी है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आई, बिजली की वजह से हो सकता है, हवा ज्यादा, ऐसे कुछ बहुत सारे रीजन है, लेकिन रोटेशन स्पीड अगर आपकी सेम रहती है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, रोटेशन है, तो क्या मतलब है कि आप डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। आप और भी बहुत सारी चीजें ले लें जो भी घूमती हों चीजें, तो अगर वो सेम ही रेट से रोटेट करती रहा और फिर भी, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म है, तो वो आपका डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कैसे, क्योंकि आपके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो 0 है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन जो भी 0 है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स आपके ऊपर 0 है, एक्सेलरेशन भी आपकी 0 है, ठीक है। तो ये हमारी 2 टाइप्स होती हैं, डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम और डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो वापसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कर लिया हमने, जिसमें जगह एक ही जगह पे बैठी हुई है आपकी चीज। डायनामिक इक्विलिब्रियम में 2 टाइप्स आती हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पर डायनामिक रोटेशनल क्या है, जिसमें आप यूनिफॉर्म रोटेशन, आपकी रोटेशन स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। इससे हमारे लेक्चर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम स्टेबिलिटी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।